नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मलखान सिंह गौर से। मलखान सिंह गौर का जन्म भोपाल में हुआ। 11th क्लास से ही रेलवे के कल्चरल डिपार्टमेंट के साथ कई सालों तक रंगमंच किया। फिर थिएटर के बड़े निर्देशकों के साथ 12 साल तक रंगमंच किया। मलखान सिंह को दिल्ली सरकार की तरफ से थिएटर में स्कॉलरशिप भी मिली थी। मलखान ने रंगमंच में एक्टिंग के गुर सीखने के बाद मुंबई का रुख किया और वहां 6 महीने के स्ट्रगल के बाद कलर्स चैनल में प्रसारित विक्रम बेताल से टीवी जगत में कदम रखा। फिर धारावाहिक महिमा शनिदेव, देवों के देव महादेव, हातिम में अहम भूमिका निभाई है। तो बिग मैजिक के टीवी सीरियल शक्तिपीठ में नारद की भूमिका निभाई है। तो वहीं धारावाहिक अकबर का बल बीरबल में अली असगर के साथ कॉमेडी करते नजर आए हैं। मलखान ने टीवी सीरियल के साथ फिल्म चमकू में बॉबी देओल और इरफान खान के साथ भी एक्टिंग की है। तो बहुत जल्द फिल्म स्क्वायर में और वेब सीरीज द किंग मेकर में आशुतोष राणा और सतीश कौशिक के साथ अदाकारी करते नजर आएंगे। मलखान सिंह गौर एक्टिंग के साथ टीवी सीरियल देवों के देव महादेव में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, तो धारावाहिक हातिम, शक्तिपीठ के भैरव, अकबर का बल बीरबल और फिल्म किंग मेकर में प्रोडक्शन हेड भी रहे हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनने के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मलखान सिंह गौर। मलखान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार। मलखान जी, आप पहले एक्टर थे, फिर आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी बने, कई सालों तक आपने रंगमंच किया। तो आखिर शुरुआत कैसे हुई आपकी? कैसे आप किसी से आप इंस्पायर्ड हुए, या बचपन से ही जब आप टीवी देखते थे, कलाकारों को देखते थे, तभी से आपको लगने लगा कि मुझे भी एक दिन टीवी में दिखना है, मुझे भी फिल्म करना है, मुझे भी एज ए एक्टर बनना है? तो आखिर कैसे शुरुआत हुई आपकी एक्टिंग सफर की? शुरुआत तो मेरी ऐसे हुई कि मैं पहले एक्टिंग वगैरह कुछ करता नहीं था, मैं तो क्रिकेट खेलता था। लेकिन रेलवे में मेरे पापा एम्प्लॉइज़ हैं, तो रेलवे में एक कल्चरल एकेडमी होती है, एक डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पे रेलवे के एम्प्लॉइज़ के बच्चे एक्टिंग करते हैं, थिएटर करते हैं, ड्रामा करते हैं, और रेलवेज़ के कंपटीशन होते हैं। मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता, हर मेट्रो सिटी में उनके कंपटीशन होते हैं एक नेशनल लेवल पे। तो मुझे मेरी बहन लेकर गई कि चलो आज क्रिकेट नहीं खेलना है, चलते हैं और रेलवे की एकेडमी में चलो। एक भैया है जो डायरेक्टर, मेरे थिएटर इतिहास के सबसे पहले डायरेक्टर संजय शर्मा, जो अभी भी रेलवे में एम्प्लॉइज हैं, उनके पास गया तो उन्होंने किया, ठीक है ये छोटा सा है, इसको एक रोल दे देते हैं, वहाँ खड़े हो जाओ। तो मेरी लाइफ का पहला प्ले था भारतेंदु हरिश्चंद्र का जगर मगर अंधेर नगर, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो वहाँ मुझे एक छोटा सा रोल दिया। फिर कंपटीशन में मुंबई गया, तो पहले ही कंपटीशन में मुझे बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिल गया। क्या बात है। वहाँ से मुझे लगा कि अरे वाह यार, यहाँ तो अच्छा, आते उम्र हैं। क्या थी उस वक्त आपकी? मैं 10th क्लास में था, ये तकरीबन 10-12 साल जी। तो गया वहाँ पे, पहले ही प्ले किया, पहले ही प्ले में बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिल गया। थोड़ा सा कंपटीशन, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार ये तो अच्छा है, पैसे भी मिलते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलता है। और वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई और लगातार अवार्ड मिलते गए और मैं थिएटर रेलवे में शुरुआत कर दी। जी। अच्छा, अनुपम खेर का एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जहां पर वो अच्छी खासी फीस लेकर वहां पर वो एक्टिंग सिखाते हैं। तो जब आप मुंबई गए, उनके साथ आप एक्टिंग सीखना चाहते थे उनके स्कूल में, लेकिन उन्होंने आपको मना कर दिया था कि आपको हम एक्टिंग नहीं सिखाएंगे। इसके बदले उन्होंने 1 महीने का फ्री एक कैमरा एक्टिंग का वर्कशॉप आपको दिया था। तो आखिर क्यों उन्होंने मना कर दिया था? फिर फ्री में 1 महीने का कैमरा एक्टिंग का जो कोर्स था वो आपको कैसे दे दिया उन्होंने? वो तो क्या जादू चला दिया आपने? मैं तो उन्हें फिर भी अभी प्रणाम करता हूँ अनुपम खेर जी को। जी। क्या है कि वो बहुत बड़े जानकार हैं, एक बारीकियां पकड़ने वाले, एक बहुत बड़े निर्देशक और बहुत बड़े एक्टर हैं। हाँ। क्या हुआ कि मैं यहाँ पे थिएटर करा, मैंने एनएसडी के लिए अप्लाई किया भोपाल से। मैंने भोपाल में 10-12 साल थिएटर किया, मिनिस्ट्री से स्कॉलरशिप मिल गया, तो थिएटर और अच्छे से करने लगा। तो जब मुझे एनएसडी में एडमिशन नहीं मिला, बोले कि अब तुम यहाँ पे भोपाल में अच्छा थिएटर करते हो, एनएसडी से स्कॉलरशिप मिल चुका है और तुम भोपाल के अच्छे दिग्गज डायरेक्टरों के साथ काम करते हो जो एनएसडी से गोल्ड मेडलिस्ट है, तो तुमको एनएसडी में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अच्छा थिएटर करो और मुंबई जाओ, या मुंबई में थिएटर करो, भोपाल में करो। तो वहाँ थोड़ा सा मन निराश हुआ। तो मुझे लगा यार कुछ एक इंस्टीट्यूट से तो मुझे कुछ एक्टिंग सीखना है, कोई एक सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि हर जगह कुछ मांगते हैं कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से लिया। अब थिएटर कोई प्रॉपर ट्रेनिंग मानते नहीं है कि आपने थिएटर कर लिया तो आप सब कुछ है, एक सर्टिफिकेट मांगते हैं।
तो जब मैं मुंबई गया स्ट्रगल टाइम में, तो मैंने कुछ पैसे जोड़े थे अपने स्ट्रगल टाइम के लिए। जी। फिर भी मैंने मन बनाया कि एक बार मैं अनुपम खेर के स्कूल में जाता हूँ, उनसे ट्रेनिंग लेता हूँ। तो जब मैं उनके यहाँ गया, मैंने ऑडिशन दिया, इंटरव्यू दिया, फिर मेरा ऑडिशन के लिए मेरे को कॉल आया। तो अनुपम खेर जी खुद सामने बैठे थे। तो मुझसे बोलते हैं कि आप कहाँ से हो? मैंने कि सर मैं भोपाल से हूँ। क्या किया? मैं कि भोपाल में सर थिएटर किया है, ये डायरेक्टर के नाम बताए, यहाँ यहाँ किया है, NSD से स्कॉलरशिप लिया है। तो कहने लगे ठीक है, क्या करना है करके दिखाओ। तो फिर मैंने वहाँ पे एक परफॉर्मेंस किया। मैंने अंधा युग का एक स्पीच बोला। वो स्पीच उन्होंने पूरा सुना। फिर मुझसे बोलते कि देखो मैं तुमको यहाँ पे जगह नहीं दूंगा, सीट नहीं दूंगा। मैंने बोला सर मैं बड़ी उम्मीदों से आपके पास आया हूँ, मुझे ट्रेनिंग लेना है, एक सर्टिफिकेट कोर्स करना है, कैमरा एक्टिंग सीखना है। कह रहा नहीं नहीं, तुम यहाँ पे पैसे बर्बाद करोगे, तुम ऑलरेडी सब कुछ सीख चुके हो। अच्छा। तुमको सब कुछ आता है, निपुण हो, बढ़िया जाओ मार्केट में काम करो, थिएटर ग्रुप में काम करो, पैसे कमाओ। लेकिन तुमको इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन देके तुमसे लाख रुपए लूं और तुमको बोलूं कुछ सिखाऊंगा, ऐसा सीखने लायक कुछ बचा नहीं है। तो मैंने कि सर मुझे कैमरा एक्टिंग सीखना है, मुझे कैमरा एक्टिंग नहीं आती। तो बोले चलो ठीक है। पहले बोले नहीं नहीं, अब तुम्हारा यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, तुम जाओ, तुम्हारे लिए कोई यहाँ पे सीट नहीं है। मैं चला गया। फिर जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ तो वॉचमैन आता है कि अरे सुनिए वो अनुपम जी आपको बुलाए। तो मैं गया, मैं क्या हुआ? फिर अनुपम जी ने मेरा पीठ ठोका, बोले बेटा बुरा नहीं मानना, मैं तुम्हें ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे पैसे बर्बाद मत करो, तुमने प्रॉपर ट्रेनिंग ले ली है, एक एक्टर की ट्रेनिंग तुम्हारे पास है जी। अब तुम कैमरा एक्टिंग चाहते हो 12 साल रंगमंच का एक्सपीरियंस ऑलरेडी था आपके पास। हाँ जी। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, तुमको मैं 1 महीना अपने अंडर में कैमरा ट्रेनिंग करा देता हूँ। तो उन्होंने मुझको फ्री ऑफ कॉस्ट कैमरा एक्टिंग का कोर्स कराया। 1 महीने में उनके इंस्टीट्यूट में था। मुझे उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, मेरे को बहुत सारी क्लासेस ली उन्होंने, 4 क्लास ली मेरी 1 महीने में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वो, लाइफ का यादगार है। जी बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मुंबई में जब आप गए। फिर फर्स्ट ब्रेक कैसे मिला आपको वहां पर? पहले तो 6-7 महीना बिल्कुल स्ट्रगल, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था काम कैसे मिलता है। ऑडिशंस की लाइन खड़े हो गए तो नंबर ही नहीं आया। कई लोग तो बोल देते नॉट फिट, मतलब कि आप छोटे दिख रहे हो, बच्चे दिख रहे हो, आपके लिए काम नहीं है। अब मन बड़ा निराश होता था कि करना क्या है, ये काम नहीं दे रहे हैं। थिएटर में मुंबई में इतना प्रोफेशनली इतनी जल्दी कुछ पैसा मिलता नहीं है। बिल्कुल। और जो पैसे आप इकट्ठा करके लेकर गए होंगे, धीरे धीरे वो खत्म हो रहे होंगे। खत्म हो रहा है, वो भी टेंशन है, घर से पैसे ले नहीं सकते हैं, तो काम तो कुछ चाहिए। तो फिर एक मेरे परम मित्र हैं, ये भोपाल के ही हैं, विजय शंकर प्रधान जी। तो वो वहाँ थे जो मेरे बहुत सपोर्टिव है। फिर उन्होंने मुझे ये अपने सागर आर्ट, रामानंद सागर की कंपनी थी जी, रामानंद सागर की कंपनी में, वहाँ पे मुझे बुलाया। मेरा इंटरव्यू हुआ कि एक काम करो, तुम यहाँ पे एक ऑडिशन दे दो। तो मैंने ठीक है वहाँ ऑडिशन दिया। वो ऑडिशन था विक्रम बेताल कलर्स चैनल का जी। तो ऑडिशन दिया, तो वो एक किन्नर का कैरेक्टर था। तो वो ऑडिशन मेरा बहुत पसंद आया चैनल को। अच्छा, पहले जो आपका ऑडिशन था बड़ा ही चैलेंजिंग रोल चैलेंजिंग था। हाँ। और उम्र के हिसाब से थोड़ा ज्यादा था वो, मेरी उम्र उस समय कम थी जी। और बहुत पतला दुबला था, अभी भी हूँ, उससे ज्यादा था। तो वो ऑडिशन बहुत पसंद आया कलर्स चैनल को और मेरे को कास्ट किया। 5 दिन का एक स्टोरी वाइज होता था एपिसोडिक। तो वो करने में सागर आर्ट गया। वहाँ करते करते वहाँ के सारे प्रोडक्शन हेड, सारे प्रोडक्शन के लोग बोलने लगे, डायरेक्टर एक प्रदीप यादव बहुत बड़े डायरेक्टर हैं माइथो सीरियल के मुंबई में, उन्होंने कहा कि तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, एज एन एक्टर कम प्रोडक्शन यहीं पे ज्वाइन कर लो। अच्छा। तो तुम अपनी एक्टिंग भी करो और तुम्हारा जो खर्चा है, जो अभी तुम्हारा हाल फिलहाल जो खर्चा चलेगा वो यहाँ से मिलता रहेगा। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी और मैंने वहां से प्रोडक्शन की शुरुआत की। एक्टर और प्रोडक्शन की शुरुआत मतलब आपकी एक साथ हो गई? साथ में हो गई। ग्रेट। तो मेरे लिए वो रास्ता थोड़ा आसान सा हो गया कि जो भी सीरियल आता था उसमें मैं प्रोडक्शन भी करता था और मेरा उसमें कैरेक्टर फिट हो जाता था कि वो तुमको करना ही है। तो मेरा शौक भी पूरा होता था और मेरी इनकम भी पूरी होती थी। ग्रेट। अच्छा, हम बहुत तस्वीरों में देख रहे हैं, हम टीवी में बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर निभाए आपने। एक शक्तिपीठ के भैरव है, इसमें आप नारद बने हैं। नारद मुनि बने हैं आप। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है नारद मुनि का। तो इसमें कैसे आपको मौका मिला और क्या कुछ एक्सपीरियंस था जब आप नारद मुनि बने थे आप? ये जब ये शो स्टार्ट हुआ तो उसमें सारी कास्टिंग लॉक हो गई। हमारी शूटिंग स्टार्ट होना थी, 2 दिन बचे, सेटअप पूरा लग चुका है, सारी चीज हो गई। नारद की कास्टिंग अभी तक रुकी हुई थी, कास्टिंग कंफर्म नहीं हो पा रही थी। तो मेरे जो हेड ऑफ प्रोजेक्ट है वो अमीश वसानी और विनायक जैन और अपने अमित भार्गव जो क्रिएटिव हेड थे, तो उनको क्या सूझा कि यार शूटिंग तो परसों से स्टार्ट करना है,
तो क्यों ना, मलखान भी अच्छी एक्टिंग करता है, कॉमेडी अच्छी करता है, नारद में इसको ट्राई करते हैं, इसका एक ऑडिशन भेजकर चैनल को भेजते हैं। तो उन्होंने मुझे मस्ती में बोला, मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं, इतना बड़ा कैरेक्टर कहाँ मैं कर पाऊंगा। तो उन्होंने मेरा बोला नहीं नहीं तुम ये कॉस्ट्यूम पहनो, मेकअप मैन से क्या मेकअप करो, इसको फटाफट रेडी करो। उन्होंने मेरा नारद का गेटअप किया और फिर एक सेट पे उन्होंने मेरा ऑडिशन मोबाइल से बनाया। तो मैंने वो स्पीच बोला, मन से बोला, कोई स्पीच रेडी नहीं था। वो करके उन्होंने चैनल को भेजा। शाम को 1.5 घंटे बाद रिप्लाई आता है कि नारद इज लॉक, मलखान सिंह नारद लॉक। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बिल्कुल। वहां से कॉन्फिडेंस भी कुछ ज्यादा बढ़ा कि नहीं नहीं अब हम कुछ बड़े लीड कैरेक्टर भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरे प्रोग्राम को लेकर जब हमारी आपसे पहले बात हो रही थी, मैं आपको जब अपने प्रोग्राम के लिए आपको इनवाइट कर रहा था, उस वक्त आपकी आवाज़ ठीक थी। मुझे लग रहा है शायद सर्दी के कारण आपकी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है इस वक्त अभी। भोपाल की सर्दी रास नहीं आई, एक दिन में ही सर्दी हाँ, हो क्योंकि गई। मुंबई में इतनी ठंड नहीं रहती वहाँ हाँ पर। जी। अच्छा, हमारे दर्शक लेकिन जरूर वो जो टीवी सीरियल में तो उन्होंने आपको नारद मुनि का कैरेक्टर में डायलॉग बोलते हुए जरूर सुना होगा, लेकिन हम चाहेंगे एक दो संवाद आप अभी भी है आप कुछ सुना दें हमारे दर्शकों को, तो वापस जो आपका कैरेक्टर है फिर से रिकॉल हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं नारद का एक छोटा सा जी। स्पीच सुनाता हूँ, और भी कुछ है आपको बिल्कुल सुनाता हूँ। जी। नारायण नारायण, देवर्षि नारद मेरा नाम है, और प्रभु नारायण मैं तो आपका परम भक्त हूँ। प्रकृति पे सारे लोग, जीव जंतु, मानव सब आपके आदेशों की प्रतीक्षा करते हैं। आप जैसा चाहें वैसा ही लीलाएं, वैसा ही कार्य सब पृथ्वी पर होता है, और मैं तो आपका परम भक्त नारद हूँ प्रभु। आप जैसा चाहे वैसी लीला रच दूं, चाहे वो कैलाश पे हमारे महादेव हो, चाहे ब्रह्मदेव हो, मैं तो सिर्फ आपके आदेशों का पालन करता हूँ प्रभु। नारायण नारायण। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त है। मतलब वाकई, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये, और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है इस कैरेक्टर को निभाना, क्योंकि इसके पहले दर्शकों ने बहुत सारे लोगों को इस कैरेक्टर को करते हुए देखा है। और इसमें एक अपनी एक अलग पहचान बनाना, डिफरेंट तरीके से करना, क्योंकि डायरेक्टर ये जरूर बोलता होगा आपको कि मलखान ध्यान रखना कि पहले जो था नारद उसको कॉपी मत करना। कॉपी नहीं करना। अच्छा, एक कॉमेडी सीरियल है अकबर का बल बीरबल। इसमें आप अकबर के खास आप दरबार बने थे आप, और जो अली असगर थे, बड़ी फेमस कॉमेडियन एक्टर हैं वो, उनके साथ आपने बहुत खिंचाई की है। मैंने कुछ प्रोमोस देखे मैंने कि आपने बहुत खिंचाई की है, तो इसमें कैसा एक्सपीरियंस था और क्या कुछ मस्ती रहती थी आपकी? तो मैं आपको बता दूं कि अली असगर जी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। हाँ। वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे एक्टर है, और वो इतना अच्छी आपको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, मतलब, और बहुत सपोर्टिव है। तो पूरा कॉमेडी कैरेक्टर था, पूरा कॉमेडी शो था। तो पहले तो उनको भी नहीं पता था, कि उनको तो ये पता था प्रोडक्शन वाला है मलखान। तो बोलते थे मलखान मेरा ये है, मेरा वो है। उनको लास्ट डे तक पता ही नहीं था कि मलखान दरवान का कैरेक्टर कर रहा है और टांग खींचने वाला है। टांग खींचने वाला अकबर की। एक्चुअली वो लाउड शो था, लाउड एक्टिंग थी, और मेरा कैरेक्टर भी उसमें था कि मैं मुझको सुनाई नहीं देता। तो मैं चिल्लाकर ही बोलता था, हर संवाद चिल्लाकर ही बोलना है, और उनके कान पे बोलना है, क्योंकि मुझे लगता था मुझे सुनाई नहीं दे रहा, सामने वाले को भी सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो उनके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उनकी एक OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ चल रहा है, उसके लिए भी उन्होंने मुझको कास्ट किया। बहुत बढ़िया। वो भी कॉमेडी है। तो उनसे बातें होती रहती हैं, वो भी मेरे को बहुत गाइड करते रहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे दर्शक जरूर वो टांग खींचने वाला कोई संवाद सुनना चाहेंगे कि कैसे आप उनके दरबार, जो खास दरबारी होकर आप अकबर की टांग खींचा करते थे, तो हम सुनना चाहेंगे कोई अगर संवाद आपको याद हो तो प्लीज। एक्चुअली जब उनकी एंट्री होती थी दरबार में, तो अनाउंस करना पड़ता था। तो मैं अनाउंस करता था। अनाउंस ये था, बा अदब, बा मुलाइजा होशियार, शहंशाहों के शहंशाह, शहंशाह हिंद, नाज़े मुगलिया तख्त, शहंशाहों के शहंशाह जवालुद्दीन अकबर तशरीफ ला रहे हैं। चुप, उसको ऐसे रोकते थे। तो वहां टांग खींची है, मतलब आपने अकबर के खास दरबारी बन के अकबर की टांग खींची है आपने।
और हमने देखे कुछ फोटोज हमने देखे हैं जो टीवी में चल रहे हैं, बड़े डिफरेंट तरह के इसमें एक्सप्रेशन है आपके। अच्छा, सीरियल के अलावा आपने फिल्में भी की हैं आपने। हाँ जी। फिल्म चमकू में आपने बॉबी देओल और इरफान खान के साथ आपने एक्टिंग की है, तो कैसा रहा इनके साथ एक्सपीरियंस, और इस फिल्म में कैसे आपको मौका मिला? वो फिल्म थी कि एक ऑडिशन के थ्रू मुझे उसमें काम मिला। हम्म। हम लोग फोटो ड्रॉप करते थे प्रोडक्शन हाउस में, तो उसमें कोऑर्डिनेटर होता है। तो कोऑर्डिनेटर का कॉल आया कि एक फिल्म है चमकू, और थोड़ा सा उसमें भोपाली टच बोलना भी है, और स्टूडेंट का कैरेक्टर है उसमें। राजपाल यादव भी थे, इरफान खान थे, तो इरफान खान आपको ट्रेनिंग देते हैं, बॉबी देओल और इरफान खान। मैंने कहा ठीक है आप करोगे? मैं करो। कितने दिन का है? 5-6 दिन का रोल है, ट्रेनिंग का सीक्वेंस है पूरा ये सब। तो मैं बड़ा एक्साइटेड कि यार फिल्म में काम मिल गया, इरफान खान के साथ काम मिल गया, बहुत बड़ी चीज़ है जी। तो गया। पहले दिन तो हाथ पे ठंडे पड़ रहे हैं, देख रहा हूँ इतनी बड़ी बड़ी वैनिटी वैन लगी हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर सामने हैं, अभी करना क्या है, कोई बताने वाला नहीं। अब जब एक्टर जब नए नए होते हैं तो उन्हें कोई एंटरटेन भी नहीं करता इतना ज़्यादा कि इसको क्या बताना है क्या है। अब साइड पे खड़े हो गए, बोल दिया या करो, सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया, बॉबी देओल ने किया, बताया कि ऐसा ऐसा सीक्वेंस है, सब बताया। उनके साथ बैठकर 1-1 घंटा रिहर्सल होता था सीन का, कि ये सीन है, ऐसा बोलना है, आपको ये बोलना है, आपको इतना बोलना है ये। तो वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा वहाँ से कि अरे ठीक है भाई, काम का तरीका ये है, बड़े बड़े आर्टिस्टों का तरीका ये है। हाँ। तो सीखने को मिला। फिर वहाँ से तो फिर काम लगातार चलता रहा। अच्छा, सीरियल है, कई देवों के देव महादेव हैं, इसमें आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहे हैं। अभी जो एक फिल्म आ रही है शायद स्क्वायर, उसमें भी आप, उसमें शायद आप प्रोग्राम हेड हैं आप। हाँ जी। तो आप प्रोडक्शन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी निभाते हैं, एज एक्टर भी काम करते हैं, तो भाई सारा पैसा आप ही लेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? एक्टिंग एक्टर का भी पैसा आप ले रहे हैं और प्रोडक्शन हेड का भी पैसा आप ले रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो पैसा ही नहीं होता, जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा होती है, जी। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी अच्छा, होती तो है। ये बताइए फिर इस जिम्मेदारी को मैनेज कैसे करते थे आप? कभी कुछ गफलत भी होती होगी? अरे बहुत गफलत होती है, बहुत टेंशन होता है। कभी कभी क्या होता है, जिस शो में हम एक्टिंग कर रहे हैं उसी शो में हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। तो अब हमारा एज एन एक्टर कॉल टाइम है 2 बजे का, लेकिन प्रोडक्शन का कॉल टाइम सुबह 7 बजे का है। तो आपको ही सारी चीजें अरेंज करना है, आपको शूटिंग अरेंज करना है, आपको आर्टिस्ट कोऑर्डिनेट करना है, आपको सारी कुछ आपको करना है, और उसी बीच में आपको एक्टिंग करना है। अभी क्या होता है कि एक्टर के लिए मूड ब्रेक करना बहुत बड़ी चीज होती है। अब सुबह से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, रात को भी प्रॉपर नींद नहीं किया आपने, ये शूटिंग लग गई, ये आगे के नहीं आया, ये सारी चीजें अरेंज हुई कि नहीं आई। उस बीच में 2 बजे आपका कॉल टाइम है एज एन एक्टर, तो आपको ये सब भूलना है, क्योंकि आपको 2 बजे से फिर एक्टिंग भी करना है। जी। तो 2 बजे तक तो हम एज एन प्रोडक्शन थे, सब काम कर रहे हैं, अपनी चीजें अरेंज कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया भर के टेंशन होते हैं कि ये नहीं आया वो नहीं आया, शूटिंग ब्रेक हो रहा है, शूटिंग रुक रहा है। वो करने के बाद भी फिर हमारे मन में एक चीज चलता है कि भाई अभी यहाँ सब निकालना है, 2 बजे से दूसरी चीज लाना है, क्योंकि अब किरदार में आना है। हाँ, डायरेक्टर या ऑडियंस को ये नहीं मालूम ना कि जो एक्टिंग वो देख रहा है उस समय तुम क्या थे, उस समय तो तुम एक्टर थे। जी। तो वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा अरेंज करना पड़ती है जी चीजें। बिल्कुल। अच्छा, इसी बीच में हमको पता चला है कि एक बार आप किसी क्राइम शो में आप प्रोडक्शन हेड थे, और आप मुंबई में किसी रेलवे ट्रैक में आप लोग की टीम शूट कर रही थी, शायद क्राइम अलर्ट था ये शो मेरे ख्याल से। तो आपके पास परमिशन नहीं थी और पुलिस पहुंच गई, और पुलिस ने आपको पकड़ के ले गई और सारे सामान जब्त कर लिए। तो फिर क्या हुआ, कैसे छूटे आप? होता क्या है कि कभी कभी हम लोग शूटिंग करते हैं, छोटे बजट की शूटिंग होती है, तो हम लोग प्रॉपर परमिशन ये सब नहीं ले पाते, बहुत कुछ हमको चोरी चोरी शूट करना पड़ता है। तो रेलवे ट्रैक का शूट था मुंबई में, भाईंदर स्टेशन के पास। तो बात ये हुआ था कि हम इनोवा में कैमरा रखकर चीट करेंगे। अब डायरेक्टर क्या होते हैं, डायरेक्टर जब शूट करते हैं वो सारी चीजें भूल जाते हैं, उनको प्रॉपर चाहिए। तो बोले नहीं नहीं, हम कैमरा 2 मिनट के लिए बाहर निकालेंगे, रेलवे का जैसे ट्रैक का शॉट लेकर हम फटाक से निकल लेंगे। तो अब क्या हो, एक शूटिंग होती है, कहीं ना कहीं से लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ शूटिंग हो रही है। उन्होंने कैमरा बाहर रखा, और जैसे ही कैमरा बाहर रखते हैं कि सीधे पुलिस का पिकअप आया, ये वो, ये क्या है, कोई परमिशन कुछ नहीं। तो जैसे ही बोलते हैं कौन आ रहा है, शूटिंग का प्रोडक्शन हेड कौन है, क्या है, तो सारे उंगली उठा दिए ये, और सब निकल लिए। मलकान सिंह गौर पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस बोलते चलो फिर पुलिस स्टेशन में, चलिए सर। तो भाई पुलिस स्टेशन में बैठे, फिर हमारे प्रोड्यूसर आए, उन्होंने छुड़वाया ये कि ठीक है भाई गलती हो गई, आगे से नहीं होगा, फिर जो सॉर्ट आउट हुआ जी, निकल गया मामला। ऐसे होते रहते हैं मुद्दे शूटिंग में। जी। अच्छा, रंगमंच में आपने बहुत काम किया, 12 साल आपने थिएटर किया, आपने अनुपम खेर के साथ भी आपने कैमरे की एक्टिंग सीखी है। तो हमारे दर्शक चाहेंगे कोई रंगमंच का कोई संवाद अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे।
हाँ, मेरे को एक बहुत ही अच्छी स्पीच लगता है अश्वत्थामा का, वो जी। बार बार मैं कभी भूलता रहता हूँ, हाँ तो मैं वो सुनाता हूँ, प्लीज। थोड़ी सी सुनाता हूँ। जी। इतना है। वो शुरू करते थे हम लोग, हाँ जटाह कटाह संभ्रमण्य लिंप निर्झरी समा, विलोल विच्च वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत 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 ज्वला ललाट पट पावके, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षा मम। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को, कुचले हुए सांप सा, भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में, पाकर निहत्ता पापी दृष्टिद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं पिता थे अपराजय, किंतु अर्ध सत्य ने ही उनका वध कर डाला। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, केवल पशु, केवल पशु। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, जो थिएटर के संवाद हमने देखे हैं बहुत ही डिफरेंट तरह के जाते हैं इस तरह के संवाद, क्योंकि अक्सर हम अगर रियलिटी हम उसमें जाएंगे या हम कोई सीरियल कर रहे हो, फिल्म कर रहे हैं, तो उस तरह के संवाद हम जिस तरह से आपने अभी इसकी एक पकड़ी थी, थीम पकड़ी थी, वैसी थीम हमको देखने को नहीं मिलती है। और कभी कभी कुछ ऐसे भी नाटक रहते हैं जिसमें आपके एक लय रहता है, जैसे आपने अश्वत्थामा बताया, मैंने भी थिएटर में इसको देखा है मैंने, तो ये पूरी एक लय की तरह है। इसमें एक रियलिस्टिक एक्टिंग के बजाय एक थोड़ा उसमें एक रिदम है, लय है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत संवाद। और सबसे खास बात यह, इंटरेस्टिंग बात ये, कितने सारे और भारी भरकम शब्दों के साथ संवाद आपको अभी भी याद है। वाकई काबिल तारीफ है। अच्छा, एक बहुत जल्दी अभी एक आपकी एक अपकमिंग बड़ी वेब सीरीज आने वाली, जिसमें आशुतोष राणा है, सतीश कौशिक है, उनके साथ आपकी वेब सीरीज आने वाली, तो कौन सी ये वेब सीरीज है और कब तक आप इस वेब सीरीज में दिखाई देंगे और क्या रोल है आपका इनके साथ? ये वेब सीरीज डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगा, 18 फरवरी को रिलीज है। इसका नाम है द किंग मेकर। इसमें बड़ी बड़ी कास्ट है, आशुतोष राणा जी हैं, सतीश कौशिक जी हैं, बंगाल की सुपरस्टार पॉली धाम है, सत्यजीत रे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कैरेक्टर हैं। उसमें मेरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसमें एक रोज टैटोमैन, मतलब ये पूरी जो वेब सीरीज है उसमें एक बहुत बड़ा गवाह है। जो सारी घटना होती है इस पूरी सीरीज में, उसका एक चश्मदीद गवाह एक ही आदमी बचता है, उसका प्ले मैं कर रहा हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही ये रिलीज होता है 18 फरवरी को, आप लोग सब देखें। अच्छा, इसमें शायद आप प्रोडक्शन हेड भी है इसमें। हाँ जी। तो आप सब जगह हैं, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन हेड भी है, तो सब जगह से आपको पैसा वसूल करना है। हाँ, वो लेकिन अच्छा भी है। एक इंटरेस्टिंग मैं आपको सुनाता हूँ प्लीज। ये प्रोडक्शन और एक्टिंग के बीच की चीज। हाँ। जब मैं नारद प्ले करता था, तो क्या हुआ कि नारद प्ले कर रहा हूँ तो मेरा सुबह सुबह रोल करना है, तो भाई सबसे पहले नारद से स्टार्ट करते हैं। उसके क्लोज लगा दो। अब उसी दिन सुबह सुबह नारद का शॉट लग गया, कैमरे लग गए, लाइट हो गई, पूरी यूनिट खड़ी हुई है, डायरेक्टर है। अब किसी चीज पे हमारा प्रोड्यूसर आ गए और वो चिल्लाते हैं कि प्रोडक्शन, अब मैं नारद बोल रहा हूँ, अब देखिए सिचुएशन क्या है। अच्छा, आप संवाद बोल रहे हैं। मैं संवाद बोल रहा हूँ, कैमरा है, अब मैं नहीं सुन रहा हूँ, प्रोड्यूसर चिल्ला रहा है। तो बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ नारायण नारायण, वहां पे पीछे से आवाज आ रही, प्रोडक्शन प्रोडक्शन। तो मेरा यस सर, हाँ मैं यही हूँ सर। तो सीधे नारद का कैरेक्टर छोड़ के आप प्रोडक्शन हेड वाले कैरेक्टर में आ गए। भैया प्रोड्यूसर आया है, प्रोड्यूसर तो सबसे बड़ा मेन होता है। डायरेक्टर बोलता कट 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 कट, भाई पहले एक्टिंग है कि प्रोडक्शन है, पहले देख लो। मैंने बोला पहले प्रोडक्शन करता हूँ सर, 2 मिनट दे दो। तो बिल्कुल, वाकई चीजें मैनेज करना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अच्छा, आपने एक शनिदेव का जो एक सीरियल था, देवों के देव महादेव, इसमें भी आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहे हैं, आपने इसमें एक्टिंग भी की है, तो इसमें कैसा एक्सपीरियंस है इस सब में? ये माइथो शोज होते हैं, उसमें कुछ पढ़ाई के लिए भी बहुत कुछ मिल जाता है, हमारा ज्ञान भी बढ़ता है कि हमारे माइथोलॉजी में क्या क्या है। अभी महादेव की कई कहानियां हैं। अब उसमें क्या होता था, उसमें बहुत बड़े बड़े सेटअप लगते थे, कैलाश पर्वत बनाना, जंगल का सेटअप लगाना, ये सब हम लोग फ्लोर के अंदर करते थे जी। हमारे 100 बाय 120 के फ्लोर होते हैं। उसमें हमारे जो अपने प्रोड्यूसर हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं। तो बहुत बड़े बड़े सेटअप लगाना, जंगल लगाना, ये हमारे लिए टास्क होता था कि कल शूटिंग है, हमको जंगल लगाना है। जंगल जाना नहीं है, जंगल हमको फ्लोर के अंदर लगाना है। एक्चुअली क्रोमा बहुत वर्क होता है, क्रोमा। तो
हम लोग जंगल का सेटअप लगा रहे हैं, पहाड़ बना रहे हैं, हम लोग कैलाश पर्वत बना रहे हैं, तो उसको सफ़ेद पहाड़ बनाना है। तो आर्ट का वर्क बहुत ज़्यादा होता था, वो भी सीखने को मिलता है कि कैसे बड़े बड़े सेटअप लगते हैं, बिल्कुल। कैसे हमको वाइट पहाड़ बनाना है, तो कैसे उसमें नमक लगाना है, उसमें कॉटन वाइज भरना है, हाँ। जिसमें वो वाइट दिखे, कलर होते हैं। तो आर्ट का काम सीखने को माइथो स्टोर में बहुत ज़्यादा मिला हमको। हाँ। अच्छा, जो पहला आपका जो ब्रेक था जिसमें विक्रम बेताल, उसमें आप किन्नर बने हुए थे आप, तो उसमें क्या कुछ खास सा आपने किसी को ऑब्जर्व किया था, किसी रियल किन्नर को, और कैसे आपने उसकी तैयारी की थी? कोई अगर संवाद अगर आपको याद हो तो संवाद- हमारे दर्शक कुछ डिफरेंट अंदाज में देखना चाहेंगे, उस संवाद को सुनना चाहेंगे। हालांकि आपकी आवाज़ थोड़ी आज खराब है सर्दी के कारण, लेकिन अगर आपको याद हो तो रिक्वेस्ट है, अगर आपको याद हो तो। संवाद तो ऐसा याद नहीं है, हाँ बस वो आशुतोष राणा को ही देखा था मैं, दुश्मन फिल्म, जी। तो उसमें जिस तरीके से वो करते थे, हाँ और भी तो कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन वो एक बॉडी मूवमेंट ज़्यादा करता था मैं उसमें, हाँ। कि हाय तू देख ले, अब तेरे को देखना है, मेरे बात के बात नहीं है, समझ ले, पहचान ले, कौन आया कौन गया वो तो सब तेरा है रे, मेरा तो कुछ नहीं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अच्छा मलकान जी, मुश्किल से हमारे पास 1-1.5 मिनट और बाकी है, हाँ जी। तो अंत में हम चाहेंगे जाते जाते, देखिए अभी कोरोना अभी भी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, और दूसरा एक वेरिएंट भी आ गया ओमिक्रॉन, जिसको लेके पूरे देश के साथ और दुनिया में भी एक दहशत बनी हुई है। तो हम चाहेंगे कि आप नारद मुनि जी के आप उस कैरेक्टर में हमारे दर्शकों को कुछ जागरूक कर दें कि जो फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं वो सेकंड डोज लगवाएं, और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट डोज नहीं लगवाई है वो फर्स्ट डोज भी लगवा लें। तो मुझे लगता है नारद मुनि की बात वो लोग जरूर सुनेंगे जो अभी तक सतर्क नहीं है। बिल्कुल। नारायण नारायण भक्तजनों, मेरी आपसे एक ही विनती है, आप सभी मास्क का इस्तेमाल करें। आपके परिवार की जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है। घर से बाहर जब आप गृह में प्रवेश करते हैं, बच्चे बड़ी उम्मीदों से आपके पास आते हैं। आप मास्क लगाएं, स्नान करें और अपने हाथों को कृपया कृपया धोते रहें। मास्क है ज़रूरी, कोरोना को है भगाना। वाह, थैंक यू। क्या बात, नारायण नारायण। चलिए मलखान सिंह गौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, और ऐसे ही आप दर्शकों को हंसाते रहें, बेहतर काम करते रहें, और प्रोडक्शन और एक्टिंग से आप खूब ढेर सारा पैसा कमाते रहें, ऐसे ही आप। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने थैंक यू सर। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, प्रोग्राम हेड मलखान सिंह गौर से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।